तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर अचानक सूबे की सियासत का तापमान चढ़ता जा रहा है। बीजेपी में बैठकों और मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। बीजेपी पार्टी आगामी चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इसी रिपोर्ट कार्ड में बूथ कमेटी की रिपोर्ट बेहद अहम होगी। भाजपा विधायकों के टिकट का फैसला बूथ कमेटियों के समर्थन के पैमाने को बनाया गया है। इसके तहत लोगों से विधायकों के काम की रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट को देखकर भाजपा नेतृत्व प्रत्याशियों को टिकट देगा। तो उत्तर प्रदेश में आज से महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए सीएम योगी सभी महिलाओं से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए नजर आए। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सीएम योगी ने कहा, कोरोना महामारी से प्रदेश की मातृशक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूपी गवर्नमेंट द्वारा आज सोमवार 7 जून 2021 से सभी जिलों में महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ प्रारंभ किए जा रहे हैं। सभी माताएं बहनें यथाशीघ्र टीका लगवाएं। ये टीका जीत का टीका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक करते हुए इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम योगी ने डॉक्टरों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करने की मुहिम के तहत सरकार ने सीएमओ, डिप्टी सीएमओ जैसे वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को ओपीडी में सेवाएं देने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन सीनियर हेल्थ ऑफिसर्स के अनुभवों का लाभ लिया जाना चाहिए। ये सभी जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी में रोटेशन के साथ ओपीडी में सेवाएं देंगे। टेली कंसल्टेंस के माध्यम से लोगों को चिकित्सकीय परामर्श दें। सीएम योगी निर्देश देते हुए ये भी कहते हुए नजर आए कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों में सेवारत स्टाफ निर्धारित ड्रेस में ही रहे। वो अपने नाम का बैच जरूर लगाएं ताकि मरीज और परिजनों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो अब बात बहुचर्चित सीएम टूलकिट मामले की। सीएम योगी के कथित टूलकिट मामले में कानपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को लखनऊ से, राजधानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खाला बाजार से हिमांशु सैनी और दिलकुशा मंत्री आवास थाना कैंट से आशीष पांडे को गिरफ्तार किया। ये दोनों सीएम की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक दूसरे की कंपनी को नीचा दिखाने के लिहाज से साजिश रचते हुए ऑडियो वायरल किया था। ऑडियो एडिट करने और वायरल करने का आरोप साबित होने पर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने 30 मई को इस ऑडियो को सीएम का टूल किट होने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था। उसके बाद से एक के बाद एक विपक्षी दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से संवाददाता अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरीके का ये मामला सामने आया उसके बाद अब 2 गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, इससे क्या संदेश जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर के अतुल कुशवाहा ने कल्याणपुर थाने में शिकायत करी थी कि उनकी छवि खराब करने के लिए एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में अतुल कुशवाहा से मामला जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने अभिनव, आपकी आवाज में किसी तरह की परेशानी आ रही है। एक बार फिर से कोशिश होगी कि आपसे संपर्क हो सके। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप ने ऑडियो सीएम का टूल किट बताया था, जिसको लेकर के लगातार सियासत गरमाई हुई थी। अब फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को लखनऊ के खाला बाजार से गिरफ्तार कर लिया है। अभिनव, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश होगी कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी अभिनव, अपनी बात आप पूरी करें। जी, जब ट्वीट को पूर्व आईएएस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व आईएएस और 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें हिमांशु सैनी और आशीष पांडे हैं। वहीं ये पूरा मामला व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही वादी और आरोपी दोनों ही लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो हिमांशु सैनी ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अतुल कुशवाहा की कंपनी और उनकी छवि को खराब करने के लिए इस पूरी साजिश को रचा था। वहीं पुलिस को इस पूरी जांच में ऑडियो को एडिट करने के
पुख्ता सबूत मिले हैं, पूरे टूल्स बरामद कर लिए हैं, जिनको पुलिस ने कोर्ट में समझ पेश भी किया है। और अब पुलिस दोनों आरोपियों की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद जो एक अन्य आरोपी इस पूरे मामले में है पूर्व आईएएस, उनकी भी भूमिका की जांच की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 1165 नए मामले मिले। इस दौरान 101 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2446 ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कोरोना को मात दी, रिकवर हुए। प्रदेश में अब 17,928 कोरोना के एक्टिव केसेस। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक यूपी में 1165 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 101 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। कानपुर नगर में 16, शाहजहांपुर में 11, बरेली में 8, गोरखपुर में 6, लखनऊ में 5 मरीजों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में अब तक कुल मृतकों की संख्या 21,252 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी भी अब कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों से आजाद है। पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अब कोरोना की बंदिशों से आजाद, इसलिए क्योंकि मामले 600 से कम हो गए हैं। कोरोना के जहां पर 600 से मामले कम हैं, उस वजह से कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दुकानें यहां पर खोली जा सकती हैं, इसकी अनुमति रहेगी। तो वहीं वीकेंड कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा, एज इट इज जैसे पहले था। इस दौरान मेडिकल आवश्यकताओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां और जन सामान्य का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें कि इसके बाद यूपी के अब 71 जिले ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जबकि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर के बारे में अभी भी फैसला आना बाकी है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर टिकी हुई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इन चुनावों को टाल दिया गया था, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में खाली पड़े तकरीबन 1,40,700 से ज्यादा पदों के लिए चुनाव होना सुनिश्चित किया है। चुनाव के लिए रविवार को प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इसके बाद 12 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 जून को मतगणना होगी। ऐसे में ये साफ हो गया कि अब इस चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में तेजी आएगी। और इस चुनाव की समाप्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो रास्ता साफ हो चुका है, एक बार फिर से चुनावों की आहट है। नामांकन की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो चुकी थी और अब 12 जून को मतदान होगा। साथ में आपको बता दें कि मतगणना के लिए 14 जून की तारीख सुनिश्चित की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, 12 तारीख सुनिश्चित हुई है जिला अध्यक्ष पद के लिए, ऐसे में क्या लगता है ग्राउंड जीरो पर तमाम दलों की क्या स्थिति है? और पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव 12 जून को नहीं होने जा रहे हैं। 12 जून को उन पदों पर चुनाव होगा जो पद रिक्त रह गए हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हो या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य हो या फिर बीडीसी मेंबर। 22,000 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं पूजा जहां पर शपथ नहीं हो पाई थी। उनकी वजह यह थी कि 2/3 बहुमत ग्राम पंचायत के सदस्यों का वहां पर नहीं था। ऐसे ग्राम प्रधानों के पद पर चुनाव होने हैं जहां पर प्रधानों की मौत हो गई थी, रिजल्ट आने के पहले या रिजल्ट आने के बाद। तो जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की बात आप कर रही है वो 12 जुलाई के आसपास उनके चुनाव होने हैं और इसके पहले उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि भाजपा ने यह तय किया था पूजा कि जो भाजपा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं या फिर विधायक मंत्री हैं, उनके परिवार के सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। लेकिन भाजपा भी अब जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों के चयन को बिल्कुल देख रही है और उनके चयन के लिए तैयार है। लेकिन अब जो चुनाव होने हैं वो जिला पंचायत सदस्य जो जिनकी मौत हुई है, प्रधान जिनकी मौत हो गई है, या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य जो पद रिक्त रह गए थे, यानी ग्राम लेकिन संजीव, सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे दौर में जब हम अभी अभी अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमें पता है कि अनलॉक जो क्षेत्र हुए हैं वहीं से मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, ऐसे में दोबारा से रिवोटिंग कराना क्या ये सही डिसीजन होगा या फिर बाद में सरकार को इस पर भी पछताना पड़ सकता है?
देखिए पूजा, आपका बड़ा सही सवाल है, क्योंकि पंचायत चुनाव और जो बंगाल चुनाव थे, उन चुनावों का ठीकरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर इस बात को लेकर फोड़ा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना चुनावों की वजह से बढ़ा। अब जबकि उत्तर प्रदेश में कोरोना की गति कम हो रही है, ऐसे में चुनाव कराया जाना कितना तर्कसंगत है, ये तो अलग बात है। लेकिन अब ग्राम पंचायतों का स्वरूप बढ़ जाएगा, ग्राम पंचायतों की जो कमेटियां हैं वो बन जाएंगी, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर काम करना शुरू होगा। इसके अलावा जो ग्राम पंचायतों का विकास है उसमें तेजी आएगी। ये जरूर सरकार का फोकस था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर फोकस इस बात को लेकर था कि ग्राम पंचायतों को कैसे कोरोना मुक्त किया जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की गति में शामिल किया जाए। इस पर पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का था और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद पूरी कार्य समिति तैयार हो जाएगी और गांव की सरकार काम भी करना शुरू करेगी। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने समझा और जाना, रिवोटिंग को लेकर के लगातार चर्चाओं का दौर जारी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी अभी हाल ही में अनलॉक होने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और अगर ऐसे में वोटिंग कराई जाती है तो क्या अगर कोई गड़बड़ी आती है तो ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी? खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांदा जिले के मंडलीय कारागार की सुरक्षा में एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बांदा मंडलीय कारागार के हाई सिक्योरिटी के बावजूद रविवार को देर शाम शातिर लुटेरा विजय अरक फरार हो गया। आपको बता दें, बांदा जेल में ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भी बंद है। कैदी के फरार होने के बाद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा भी संदेह के घेरे में है। मुख्तार के पंजाब की रोपड़ जेल से शिफ्ट होने के बाद बांदा जेल की सुरक्षा पुख्ता की गई। 1.5 प्लाटून पीएसी और पुलिस के जवानों की तैनातगी की गई है। साथ में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों से लैस है ये जेल। बावजूद इसके कैदी का फरार होना मुख्तार की सुरक्षा को लेकर की भी सवालिया निशान खड़े करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बांदा से अरबाज खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? ये बड़ी चूक सामने आई है। पूरा मामला शाम का है जो कि बांदा जेल में बंद था। बांदा जेल से ही ये कल शाम के जब बगीचे में काम करके आ रहा था, उसी दौरान ये पता नहीं किसी की तरह लापता हो गया और भाग गया, जिसके बाद जेल का अलार्म बजा। सिक्योरिटी अलार्म बजने के बाद जेल में हड़कंप मच गया। बाहर तैनात पुलिसकर्मी और पीएससी के जवान के साथ तमाम अधिकारी सख्ते में आ गए। जनपद के तमाम जिम्मेदारी मंडल के तमाम अधिकारी मौके पहुंचे हैं और उसके बाद उसकी तलाश में जुट गए। लेकिन फिलहाल एक सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है कि चित्रकूट घटना में जब अभी जेल के अंदर जो गैंगवार हुई थी, उसके बाद से मुख्तार की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन फिर से एक बार सवाल के घेरे पर बांदा का अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, बांदा जेल की सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल अगर कहा जाए तो इस समय फेल नजर आई, क्योंकि एक जब अरबाज, क्या ये पता चल पाया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चारों तरफ से बांदा जेल इस समय सीसीटीवी कैमरों से लैस है, साथ में 2 प्लाटून पीएसी तैनात की गई है और भी गार्ड्स वहां पर तैनात हैं, तो ऐसे में ये भारी चूक है। क्या उस कह सकते हैं कि भागने वाला जो ये कैदी है, इसकी एक्टिविटी किसी कैमरे में कैद हुई है क्या? इस तरह की कोई जानकारी आपके पास हो? जी, फिलहाल इस तरह का कोई अभी ऑफिशियल बयान है, लेकिन जो जानकारी मिले सूत्रों की माने तो अगर जो जेल से कैदी भागा है तो वहां पर एक काफी लंबा डंडा देखा गया, लाठी जिसको बोलते हैं, वो डंडे के सहारे ही बाउंड्री कूद के भागा हुआ है। हालांकि यहाँ पर 4 टीमें लगी हुई हैं, लगातार 7 टीम लगी है, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था 54 कैमरों की निगरानी के बीच ये कैदी भागा तो भागा कैसे? 3 जगह पुलिस का घेरा लगाया गया है, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर हर आदमी की एंट्री होती है। ठीक है, इस घटना की जांच के लिए क्या कोई कमेटी गठित की गई है? कोई जांच टीम है जो जांच कर रही है? अरबाज जी बिल्कुल, अभी फिलहाल अगर बात की तो मंडल और जनपद के तमाम अधिकारी सख्ते में, उसके बाद यहाँ पर अभी 3 टीमें लगाई गई हैं और चौथी जो है सर्विलांस टीम लगाई गई है, जो कि लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सबसे पहले उसकी तलाश की जा रही है, तलाश करने के बाद उस पर देखा जाएगा कौन लापरवाह है और उस पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो लगातार आपने देखा कि किस तरीके से 44 कैमरों के बीच से एक अपराधी चकमा देते हुए जेल से रफू चक्कर हो चुका है। लेकिन इस अपराधी के रफू चक्कर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि मुख्तार की सुरक्षा में कहीं चूक तो नहीं हो रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी जिले के फूल बेहड़ थाना क्षेत्र में दलित युवतियों से गैंगरेप के मामले में एक और लापरवाही सामने आई। संवेदनहीनता इसको कहेंगे। महिला अस्पताल में पुलिस रेप पीड़िताओं का मेडिकल कराने ले गई थी, उनको जमीन पर बैठा दिया गया।
मामले की जानकारी के बाद डीएम अरविंद चौरसिया ने एसडीएम सदर से जांच करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को फूलबहेड़ थाना क्षेत्र में 3 दलित युवतियों से गैंगरेप का ये पूरा मामला, जिसके बाद पुलिस इनको मेडिकल के लिए लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां बैठने के लिए स्टूल तक नहीं दिया जाता, उनको जमीन पर ही बैठा दिया जाता है। जिसके बाद डीएम अरविंद चौरसिया ने एसडीएम सदर से जांच रिपोर्ट तलब करी है। तो लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला बीते शनिवार 3 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला है, जिसके बाद संवेदनहीनता नजर आई है प्रशासनिक अमले की। सोचिए, पीड़ा के ऊपर पीड़ा और अपमान, कितना असंवेदनहीन है ये। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु त्रिवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? पुलिस की कमियां आ रही है। आपको बता दें, ये पीड़िता जब थाने की गुहार लेकर के गई थी तो पीड़िताओं को इस थाने से उस थाने सीमा के बवाल में फंसाए रखा गया। काफी दिनों तक ये चलता रहा मामला। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसको पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान में लिया था। संज्ञान में लेने के बाद तुरंत कोतवाली सदर को, जहाँ से पीड़िता आई थी अपनी गुहार लेकर के दोनों थानों के बवाल में, तो वही सरकार ने तुरंत निर्देशित करके मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कराया और जांच के लिए। चलिए ठीक है हिमांशु, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बीते शनिवार को 3 लड़कियों के साथ ये घटना सामने आई और घटना के बाद प्रशासनिक अमले की ये संवेदनहीनता वाकई सवाल निशान खड़े करती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश ने हमला करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोशित किसानों की एकता भाजपा के दंभ को चकनाचूर कर देगी। भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा हालत किसानों की ही खराब हुई है। अखिलेश ने कहा कि दोगुनी आय का सपना दिखाकर किसानों के वोट हथियाने वाली भाजपा के शासनकाल में किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य तक नहीं मिल पाया। क्रय केंद्रों पर किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा। नतीजतन हताश निराश किसानों को अपनी फसल बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में बनने वाली प्रस्तावित मस्जिद और अस्पताल परिसर का नाम स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF ने 1857 के विद्रोह के वर्षों के बाद अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त रखने के लिए फैजाबादी के बाद मस्जिद अस्पताल कई परियोजनाओं को समर्पित करने का निर्णय किया है। IICF के सचिव अतर हुसैन का कहना है कि उनके शहीद दिवस पर उनका नाम रखने का फैसला किया गया। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के नूरपुर गांव में हिंदू मुस्लिम की सियासत का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। यहां पर भाजपाइयों और हिंदुत्ववादियों ने नूरपुर गांव के बाहर हंगामा किया। उनका आरोप था कि AIMIM यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष नाजिम ने बिना परमिशन के बारात नहीं चढ़ने दी और इसकी बात कही थी। इसे हिंदूवादी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और न ही करेंगे। इस दौरान गांव के बाहर मौजूदा हिंदूवादियों ने हनुमान चालीसा का पाठ तक किया। तो वहीं गांव में साध्वी प्राची के आने की सूचना मिली। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि नूरपुर में अनुसूचित जाति की ओर से मुस्लिम समुदाय पर मस्जिद के सामने से बारात न चढ़ने देने के आरोप ने ये विवाद पनपाया है। अनुसूचित जाति के लोगों ने पलायन की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर तक लगा दिए। तो ये नूरपुर टप्पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद के बाद साध्वी प्राची जब यहां पर पहुंची तो बाहर उनके पहुंचने पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ तक करने लगे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का